Hello everyone. Today I am going to tell about one of the most important poems of class 11th, that is a photograph by Shirley Tolson. It's taken from the book Hornbill. Now let me explain in Hindi. सबसे पहले मैं इस कविता का सेंट्रल आइडिया बता रही हूँ। इस कविता का ताना बाना मानव जीवन की अस्थिरता, जीवन मृत्यु, रहस्यमयी परिवेश और अतीत के यादों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। यह कविता मानव जीवन की नश्वरता और प्रकृति की निरंतरता को चित्रित करता है। अपनी माँ के बचपन का फोटो देखते हुए शिर्ले टॉल्सन अपनी माँ को याद कर रही हैं। इस तस्वीर में उनकी माँ की उम्र लगभग 12 वर्ष है, जिसमें वो अपनी 2 कजन्स के साथ समुद्र तट पर खड़ी हैं। यह तस्वीर उनके अंकल ने ली थी। माँ को यह तस्वीर बहुत पसंद थी। इसे देखते हुए वे उन दिनों को याद करती थीं जब तस्वीर ली गई थी। आज उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शिर्ले उनके मृत्यु को याद न कर उनके प्रिय फोटोग्राफ को देखकर उन्हें अपनी यादों में संजो रही हैं। यह कविता फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है और उनकी माँ के प्रति एक हार्दिक श्रद्धांजलि है। Now students, I am going to explain the poem line by line in Hindi. The cardboard shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling. बच्चों, यहाँ पैडलिंग का अर्थ है समुद्र के उथले पानी में अपने नंगे पाँव को आगे पीछे करना। कवि अपनी कविता की शुरुआत कार्डबोर्ड के यानी कि गत्ते के फ़ोटो फ्रेम में जड़ी तस्वीर से कर रही हैं। कार्डबोर्ड के फ़ोटो फ्रेम यह बताता है कि उसमें जड़ी तस्वीर काफ़ी पुरानी है, क्योंकि पुराने समय में ही फ़ोटो फ्रेम गत्ते के बनते थे। इस तस्वीर में शिर्ले की माँ अपनी दोनों कजिन्स के साथ बीच पर समुद्र के उथले पानी में नंगे पांव चल रही थी। Each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. चित्र में दोनों लड़कियां कवि के माँ के अगल बगल में उनका एक एक हाथ पकड़कर खड़ी थीं। वो यानी कवि की माँ उन तीनों में सबसे बड़ी थीं और उस समय उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष रही होगी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the कैमरा। तब उनकी मम्मी के अंकल ने तीनों को रुककर पोज देने को कहा ताकि वो उनकी एक अच्छी सी तस्वीर ले सकें। तब तीनों ने अपने खुले बालों को हवा में लहराता छोड़कर मुस्कुराती हुई कैमरे की ओर फेस करके खड़ी हो गई। बच्चों, यहाँ एक फेस का प्रयोग हुआ है, स्माइल थ्रू देयर हेयर। इस फेस का क्या अर्थ है? यह फ्रेज़ यह बता रहा है कि जिस समय अंकल फ़ोटो ले रहे थे उस समय समुद्र तट पर तेज़ हवा चल रही थी और तीनों के बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अर्थात बिखरे बालों के बीच उनके मुस्कुराते चेहरे जो उस पल कैमरे में कैद हो गए। A sweet face that was before I born. यहाँ कवि अपनी माँ के चेहरे के बारे में बताती हुई कहती हैं कि उनका चेहरा उस तस्वीर में बहुत ही प्यारा और आकर्षक लग रहा था। जिस समय का ये फ़ोटोग्राफ था उस समय तो शिर्ले का जन्म भी नहीं हुआ था। उनके जन्म से काफ़ी पहले की तस्वीर थी ये।
and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient fit. ये एक बहुत महत्वपूर्ण 2 लाइनें हैं माँ के स्वीट चेहरे के बारे में बताने के बाद। अब कवि समुद्र के बारे में बातें कर रही हैं। वो बताती हैं कि समय के साथ माँ के स्वीट से चेहरे में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, जबकि तुलनात्मक रूप से समुद्र उतना परिवर्तित नहीं हुआ है। देखिए, द सी चेंज्ड लेस। इस तरह से कवि इस लाइन में नेचर यानी प्रकृति और ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन के बीच में तुलना किया है कि समय के साथ मानव जीवन परिवर्तित हो जाता है, जबकि प्रकृति निरंतर चलती रहती है। अगली लाइन हम देखें, द सी वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। शिर्ले कहती हैं कि समुद्र उनकी माँ के ट्रांजिएंट फिट को धो रहा है। बच्चों, ट्रांजिएंट का अर्थ होता है टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड। यहाँ ट्रांजिएंट फिट का उपयोग ट्रांसफर्ड एपिथेट की तरह किया गया है। ये आपको बाद की स्लाइड में समझाया गया है। एक्चुअली फिट ट्रांजिएंट नहीं है, फिट शॉर्ट लिव्ड नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति का फिट है, जिस व्यक्ति का पैर है, उसका जीवन ट्रांजिएंट है, उसका जीवन शॉर्ट लिव्ड यानी कि नश्वर है। Some 20 or 30 years later, she would laugh at the snapshot. कवि कल्पना करती हैं कि 20 से 30 सालों के बाद जब माँ इस फोटोग्राफ को देखती होंगी, तब खुश होकर हंसती ज़रूर होंगी, क्योंकि ये उनके बचपन की यादें थीं, जिसमें वो अपने कज़न्स के साथ बीच के उथले पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नंगे पांव दौड़ती थीं, और ये सारी स्मृतियाँ उन्हें खुश कर देती थीं। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। दे यानी उनके पेरेंट्स। इन लाइंस में वो कह रही हैं कि मेरी दोनों कज़न्स बेटी और डॉली को देखो, कैसे उनके पेरेंट्स ने हम तीनों को अच्छे से ड्रेसअप करके छुट्टियों में बीच पर घूमने के लिए भेजा है। इस तरह से इस तस्वीर के माध्यम से वे अपने अतीत के उन क्षणों को याद करती थीं जो बीत चुका है, पर तस्वीर के रूप में अमर हो गया है। The sea holiday was her past, mine is her laughter. सी हॉलीडे पर जाना माँ का अतीत था जो बीत चुका है, और तस्वीर में कैद माँ की हंसी मेरे लिए अतीत बन चुका है। दैट मीन्स कि आज वो दुनिया में नहीं है। बोथ राय, लिटरेरी राय का अर्थ होता है बच्चों पीड़ादायक। कवि के लिए यह एक दर्द भरा एहसास था कि बीच पर बिताए माँ की छुट्टियाँ और उनकी माँ की हंसी अब अतीत का हिस्सा हैं। अगली लाइन देखें, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इस लाइन में कवि यह फैक्ट बताती हैं कि उनकी माँ की बीच पर बिताई छुट्टियाँ उनके लिए और उनकी हंसी को भुलाना मेरे लिए दोनों बहुत ही कठिन था, लेकिन समय बीतने के साथ यह आसान हो गया। इस लाइन में लेबर्ड का अर्थ है समथिंग डन विथ ग्रेट एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी, कुछ ऐसा जो बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही प्रयास से किया गया हो। और ईज का अर्थ है इजी, आसान। इस तरह दोनों वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और ऑक्सीमोरॉन के तौर पर साइड बाय साइड
इस कविता को पोएटिक इफेक्ट देने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ऑक्सीमोरॉन क्या है, ये आगे की स्लाइड में समझाया गया है। Now, she has been dead nearly as many years as that girl lived. जब समुद्र पर उनका फोटोग्राफ लिया गया था तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी और आज उनकी माँ के मृत्यु को भी 12 वर्ष हो चुके हैं। एंड दैट सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से। कवि कहती हैं, वर्तमान परिस्थितियों में आज हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। हम दोनों ने अर्थात मैंने और मेरी माँ ने अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ खोया है। समय के साथ माँ ने तस्वीर में कैद अपने निश्चल बचपन को खोया है और मैंने हमेशा के लिए अपनी माँ की हंसी को, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। कवि कह रही हैं कि इस स्थिति में मैं निःशब्द हूँ, अपने दुखों को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। इट इज़ साइलेंसेस। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ पोएम। साइलेंसेस। खामोशी ने मुझे खामोश कर दिया, अर्थात माँ की खामोशी अर्थात उनकी मृत्यु ने कवि को भी निशब्द कर दिया है, स्पीचलेस कर दिया है। वे इस फैक्ट को समझ गई हैं कि अब कभी उनकी माँ को वो बोलते हुए या हंसते हुए नहीं सुन सकेंगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चों, इस पोएम से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि समय के साथ मानव जीवन खत्म हो जाता है, जबकि प्रकृति की निरंतरता जारी रहती है। ली गई तस्वीरें भी समय के साथ ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती हैं, बल्कि जब भी हम उन तस्वीरों को देखते हैं उस क्षण को सजीव रूप में जी लेते हैं। तो बच्चों, अब हम आते हैं उन 2 पोएटिक डिवाइस पर जो इस कविता में यूज़ हुए हैं। सबसे पहला है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझने से पहले अगर हम ये समझ लें एपिथेट क्या होता है तो बहुत आसानी हो जाएगा। एपिथेट सामान्यतः एक एडजेक्टिव होता है या फ्रेज़ होता है। फ्रेज़ यानी शब्दों का समूह जो किसी व्यक्ति के उस गुण को बताता है जो उसकी विशिष्ट पहचान होती है, जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर क्वालिटी। जैसे अगर हम कहें बिग बी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अमिताभ बच्चन के बारे में बात की जा रही। अगर हम कहें मास्टर ब्लास्टर तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सचिन तेंदुलकर के बारे में बात चल रही है। नाउ अब हम देखेंगे कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। एडजेक्टिव या फ्रेज जिस नाउन की गुण को बता रहा है, यानी जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जब उससे कूदकर किसी और नाउन के पास चला जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, जिसके लिए वो प्रयुक्त ही नहीं हुआ है, तो इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे कहा जाता है ए सिक रूम, तो बच्चों यहाँ रूम सिक नहीं है, रूम बीमार नहीं है, हो भी नहीं सकता है। वास्तव में बीमार वो व्यक्ति है जो उस रूम में रह रहा है। तो इस तरह भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ए सिक पर्सन लिविंग इन दैट रूम न कह करके ए सिक रूम कह दिया गया है। अब बच्चों, इस पोयम ए फोटोग्राफ में ट्रांजिएंट फिट भी ट्रांसफर्ड एपिथेट के रूप में लिया गया है।
यहाँ फिट ट्रांजिएंट नहीं है, फिट अस्थायी नहीं है, बल्कि यह जिस व्यक्ति का पैर है उस व्यक्ति का जीवन ट्रांजिएंट है, उस व्यक्ति का जीवन शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि अस्थायी है। अब आते हैं हम अगले पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरॉन पे। ऑक्सीमोरॉन, इसमें दो विपरीत शब्द, विपरीतार्थी शब्द भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस कविता में लेबर्ड का अर्थ है समथिंग डन विथ ग्रेट एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी, यानी कुछ ऐसा जो काफ़ी मुश्किलों से किया गया हो, और ईज़ का अर्थ है आसान। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि लेबर्ड और ईज़ दोनों ही शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं, और यहाँ पर भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ इस कविता में ए फोटोग्राफ में इसका प्रयोग कैसे हुआ है, आइए देखते हैं। कवि और उसकी माँ दोनों ही अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोया है। माँ ने अपने निश्चल बचपन को खोया है, जबकि कवि ने माँ की मृत्यु के बाद उसकी निश्चल हंसी को। इस बात पर यकीन कर पाना और भूल पाना दोनों ही कवि के लिए बहुत मुश्किल काम था। लेबर्ड, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कवि को इस एहसास की तीव्रता कम होती गई। धीरे धीरे वह इस बात को स्वीकार करने लगी कि समय के साथ जो चला गया अब वो वापस नहीं आ सकता। इस तरह उसके लिए इन बातों को भूलना थोड़ा आसान हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं लेबर्ड ईज़ का प्रयोग इस कविता में ऑक्सीमोरॉन की तरह हुआ है। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये कविता और इसका हिंदी अनुवाद आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने सहपाठियों को शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो जो क्वेश्चन आंसर का है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।